पीएम मोदी ने शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल में अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का करेगी भाग्य निर्धारित। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में घमासान। बीजेपी कांग्रेस का केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख का न होना खड़े करता है कई सवाल। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या में योगी सरकार सख्त। हत्याकांड में शामिल एक आरोपी खालिद जफर के घर चला बुलडोजर। घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद। सीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। प्याज की कीमत को सहारा देने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार। खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय के निर्देश पर नाफेड ने नासिक में 8 केंद्रों पर शुरू की लाल प्याज की सीधी खरीद। और इंदौर टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज हुए फेल। पहली पारी में टीम इंडिया 109 रनों पर ढेर। खराब शुरुआत के बाद संभला ऑस्ट्रेलिया। खेल खत्म होने तक बनाए 4 विकेट पर 156 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। दिल्ली कैबिनेट के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली में आप के खिलाफ सड़कों पर बीजेपी उतर गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अधिक आक्रामक हो गई है। भाजपा खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी को बेनकाब करने की पूरी कोशिशों में लगी है। बुधवार से दिल्ली में बीजेपी ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाने के लिए दिल्ली के 10 प्रमुख जगहों को चुना है। इन जगहों में आईटीओ, राजीव चौक मेट्रो गेट नंबर 6, खानपुर डिपो, लोनी गोल चक्कर, शास्त्री नगर चौक, लोनी चौक, बुराड़ी चौक, बवाना, मधुबन चौक, नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम शामिल हैं। इन जगहों पर प्रदर्शन में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। संदीप सिंह राशन कार्ड में गए ना, असीम अहमद खान भ्रष्टाचार में गए, राजेंद्र पाल गौतम गए। ऐसे जिस सरकार के 6 मंत्री इस्तीफा दे रहे हो, ऐसी सरकार को रहने का मतलब क्या है? पूरी दिल्ली जानती है कि दिल्ली के अंदर जो हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ, इसके सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। पूरी दिल्ली में हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जब तक त्यागपत्र नहीं होगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। बीजेपी ने सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को आम आदमी पार्टी की हार बताते हुए उस पर हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सिसोदिया के इस्तीफे पर तारीख तक नहीं है, जो कई सवाल खड़े करते हैं। पार्टी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के भी इस्तीफे की मांग की है। ये प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर ये घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? वहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार हमला बोल रही है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के इस्तीफे की मांग की।
दिल्ली के अंदर सरकार नहीं, मजाक चल रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े, चाहे सदन एमसीडी का हो, विधानसभा का हो। तो आज हम अरविंद के पास आए हैं और ये मांग लेके आए हैं। एक भ्रष्टाचारी मंत्री जेल गया है, दूसरे भ्रष्टाचारी को इनाम दे रहे हो, सजा की बजाय इनाम। ये दिल्ली सहन नहीं करेगी। उनका इस्तीफा मांगने आए हैं। नैतिकता के आधार पर अरविंद को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बुधवार को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात की और कथित फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी अधिकारियों के खिलाफ राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह किया। आम आदमी पार्टी एक माफिया की तरह काम करती है, ये दिक्कत है। और इसमें क्या है, क्राइम हो, लोगों को, क्योंकि देखिए क्या होता है क्रिमिनल का काम, दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करना और लोकप्रियता में गरीबों को बांटना। यही इनका काम है कि एक तरफ गरीबों को बांटते रहिए जिसमें लोकप्रियता बनी रहे और बाकी अपनी धांधियां करते रहिए, जो बहुत पुराना माफिया का एक काम है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में खलबली मची है और पार्टी कैडर निराश नजर आ रहा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव 11 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद पार्टी ज्वाइन कराई थी। उन्हें हाल ही में कर्नाटक में पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वो राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में उभरे थे, लेकिन उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी है। फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं और दोनों का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि ईमानदारी के दावों पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के ये दाग कैसे धुलेंगे। दिल्ली से विकास सारथी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में कल मतगणना होगी। क्या कुछ है तैयारियां, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में मतदान के बाद अब बारी है मतगणना की। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में गुरुवार सुबह से मतगणना का काम शुरू होगा और दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 2 मार्च को होने वाली मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों का दौरा किया है और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठकें कर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस तथा त्रिपुरा राज्य राइफल्स के कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों से मतगणना प्रक्रिया के दौरान और बाद में शांति और सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। यहाँ वेस्ट त्रिपुरा में टोटल 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के काउंटिंग होना है। इसको लेके जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स है काउंटिंग हॉल के बाहर और काउंटिंग हॉल में, वो सारे लिए गए हैं। जितने भी हम लोग प्रिपेयर्डनेस लेना था लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट काउंटिंग सिनेरियो में, फिर प्री काउंटिंग सिनेरियो में, वो भी हम ले चुके हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार है काउंटिंग के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए 13 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं और राज्य भर में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। 27 मतगणना पर्यवेक्षक और 500 माइक्रो पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। मेघालय में 2 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे राज्य की अगर बात करें तो 13 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। विशेषकर अगर हम कंट्रोल रूम्स कहते हैं, स्ट्रांग रूम्स कहते हैं, वहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने वहां पर इम्प्लीमेंट की है। नागालैंड में भी मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। तैयारी तो पूरा है। हमारा जो मशीन का मूवमेंट और अपना काउंटिंग एजेंट, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट का मूवमेंट, वो सब अलग अलग किया हुआ है और मशीन भी अलग अलग मूव करेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा काउंटिंग। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। वहीं मेघालय विधानसभा की 59 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था और 85.17% मतदान दर्ज किया गया था। नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल तो कर दिया और अब इंतजार है नतीजों का। रमा त्यागी, कुमार आलोक और उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद ने संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
मिट्टी में मिल गई माफिया की कमाई से बनी इमारत। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस अवैध संपत्ति को गिराकर अतीक के आतंक को सीधे चुनौती दी और बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इसे तोड़ने वाले का हाल टूटी इमारत की तरह होगा। ये घर अतीक अहमद के करीबी बिल्डर और घर के बगल में रहने वाले खालिद जफर का है। कार्रवाई के दौरान खालिद के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार बरामद हुई है। चकिया की इसी 2 मंजिला इमारत में उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद से फरार हो गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से पुलिस द्वारा पूछताछ होने के बाद से फरार है। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों पर एक तरफ जहां बुलडोजर गरज रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस की एक टीम ने लखनऊ के महानगर में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद के फ्लैट पर छापा मारा। अतीक के फ्लैट नंबर 202 पर ताला लगा था। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटरों के इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई थी। पुलिस ने यहां पार्किंग में खड़ी अतीक अहमद की लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कब्जे में ले ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उनके इस बयान का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। बुधवार को भी उन्होंने माफिया राज के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना कर रखा था। ये लोग ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन एक जिला एक माफिया जरूर दे दिया। तो सच है कि आप ODOP तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हो। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के मामले में नाम सामने आने के बाद से अतीक अहमद पर खौफ का साया साफ देखा जा सकता है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आशंका जताई है कि उमेश पाल हत्या के मामले में अगर पुलिस उन्हें रिमांड पर यूपी लेकर आती है तो उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद को तहकीकात के लिए यूपी न लाया जाए। अगर पूछताछ करनी है तो वो अहमदाबाद में ही हो। अगर फिर भी यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड दी जाती है तो अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा साथ रहे। ये सुप्रीम कोर्ट से हमने गुहार लगाई है कि हमको यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया जाए। अगर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की जरूरत है तो उसको थ्रू VC किया जाए, तो क्योंकि हमारे सारे मुकदमे इलाहाबाद में जो हैं वो थ्रू VC चल रहे हैं। हमको अभी तक इलाहाबाद नहीं ले जाया गया है, सारे मुकदमे VC चल रहे हैं। हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में गहमागहमी है। पुलिस ने इस मामले में सदाकत को गिरफ्तार किया है तो उमेश पाल हत्याकांड का साजिश करता है। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब आया जब मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की फोटो सदाकत के साथ सामने आई थी और वायरल हो गई। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी विकास और स्वच्छता पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नए शहरों का विकास और मौजूदा सेवाओं में आधुनिकीकरण शहरी विकास के 2 मुख्य पहलू हैं। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित तमाम पहलों और योजनाओं के तेजी से और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी लगातार वेबिनार कर रहे हैं। इस क्रम में बुधवार को 6ठे वेबिनार में पीएम मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता विषय पर इससे जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने आजादी के बाद हमारे देश में इक्का दुक्का ही प्लान्ड सिटी बनने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि 75 वर्षों में देश में 75 नए और बड़े प्लान्ड सिटी बने होते तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में जिस तरह भारत तेज गति से विकास कर रहा है, आने वाले समय में अनेकों नए शहर ये भारत की अनिवार्यता होने वाले हैं। भारत में अर्बन डेवलपमेंट के 2 प्रमुख पक्ष हैं। नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में पुरानी व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण। इसी विजन को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने हर बजट में अर्बन डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। इस बजट में अर्बन प्लानिंग के मानकों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी तय किया गया है। मुझे विश्वास है इससे देश में प्लान और व्यवस्थित शहरीकरण की नई शुरुआत होगी, इसे गति मिलेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि शहरी विकास में शहरी योजना और शहरी सुशासन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। शहरों की खराब प्लानिंग या प्लान बनने के बाद उसका सही तरीके से लागू न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। पीएम ने वेबिनार में शामिल स्टेक होल्डर से 3 सवालों पर फोकस करने को कहा। पहला, राज्यों में अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध एक्सपर्टाइज का अर्बन प्लानिंग में कैसे सही इस्तेमाल हो। तीसरा, ऐसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंसीज कैसे डेवलप किए जाएं जो अर्बन प्लानिंग को एक नए लेवल पर लेकर जाएं। सभी राज्य सरकारों को और अर्बन लोकल बॉडीज को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, वे देश की को विकसित बनाने में तभी अपना योगदान दे पाएंगे जब वो प्लान अर्बन एरियाज को तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचें। पीएम मोदी ने कहा कि हम मेट्रो नेटवर्क के मामले में कई देशों से आगे निकल चुके हैं। अब जरूरत है इस नेटवर्क को मजबूत करने की और फास्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की। पीएम मोदी ने कहा कि इन कूड़े कचरे की प्रोसेसिंग करके इन कूड़े के पहाड़ों से भी शहरों को मुक्त करने का काम किया जा रहा है। हमारे नए शहर कचरा मुक्त होने चाहिए, वाटर सिक्योर होने चाहिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट होने चाहिए। इसके लिए हमें टियर 2 और टियर 3 शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग में निवेश बढ़ाना होगा। आर्किटेक्चर हो, जीरो डिस्चार्ज मॉडल हो, एनर्जी की नेट पॉजिटिविटी हो, जमीन के इस्तेमाल में एफिशिएंसी हो, ट्रांजिट कॉरिडोर्स हो या पब्लिक सेवाओं में एआई का इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि शहरों के विकास के समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें शहरी लोगों के विकास की भी संभावनाएं समाहित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और नासिक के किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार आगे आई है। अब नाफेड सीधे किसानों से प्याज खरीद रहा है। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिली है। महाराष्ट्र खासकर नासिक के किसान इसलिए परेशान थे कि उन्हें उनके प्याज की उचित कीमत मंडियों में नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इन किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी एजेंसी नाफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। नाफेड ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए प्याज की गिरती कीमतों को थामने के लिए किसानों से प्याज की खरीद शुरू कर दी है। नाफेड के मुताबिक सोमवार से नासिक जिले में 8 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद शुरू कर दी गई है और अब तक 637.83 मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है। नाफेड का दावा है कि अब जल्द ही और भी खरीद केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। सरकार और नाफेड की इस पहल से किसानों ने राहत की सांस ली है। प्याज की कीमतें 400-500 रुपए तक गिरी थी। इसी में गवर्नमेंट ने जो उपभोक्ता मंत्रालय ने नाफेड को जो खरीदी करने बोला है, वो खरीदी की वजह से 200 मीट्रिक टन का जो खरीदी बढ़ गया। इसकी वजह से किसान को 2-3 रुपए से और कीमत ज़्यादा मिल गई। इससे थोड़ा बहुत उनका नुकसान भी कम हुआ। नाफेड ने यह भी जानकारी दी है कि नासिक के इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है ताकि गिरती कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। खास बात यह है कि इस साल बम्पर फसल होने की वजह से प्याज के दाम गिर गए थे और किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। हालात इतने खराब थे कि किसानों को 1 क्विंटल प्याज का औसत दाम सिर्फ 400 से 500 रुपए तक ही मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही नाफेड ने सीधी खरीदारी शुरू की कि प्याज के दामों में उछाल आने लगा। हमारे नासिक जिले में प्याज का उत्पादन बहुत भारी होता है, लेकिन इस वक्त पिछले कुछ दिनों से प्याज ज्यादा होने से प्याज की कीमतों में बहुत गिरावट आई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारती ताई पवार ने नाफेड के माध्यम से
प्याज की खरीदारी शुरू की है उनसे किसानों को राहत मिल रही है। अभी इस वक्त 8 केंद्रों में 950 मीट्रिक टन प्याज खरीदी हो रहा है। महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें घट रही थी और 2-3 रुपए से प्याज खरीदा जा रहा था, मगर नाफेड ने अपनी हाथ पहल करके जो प्याज खरीदी किया है उससे किसानों का फायदा हो रहा है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खरीदी कर किसानों का फायदा करना चाहिए और ये प्याजों की कीमतें बढ़ानी चाहिए। इससे पहले थोक बाजार में प्याज की कीमतों में गिरावट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार प्याज की खेती करने वाले किसानों के साथ है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार किसानों को वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। फिलहाल केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार के आश्वासन के बाद प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता दूर होती नजर आ रही है। सरकार ने साथ ही साफ कर दिया है कि प्याज के निर्यात पर किसी तरह की रोक नहीं है। सरकार ने सिर्फ प्याज की बीजों के निर्यात पर रोक लगाई है। सरकार ने यह भी बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच प्याज का निर्यात 16% बढ़ा है। इस दौरान $523 मिलियन यानी करीब 4,320 करोड़ रुपए की कीमत का प्याज निर्यात किया है। ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य विधानसभा में बजट पेश होने पर कहा कि ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने वाला गरीबों के कल्याण का बजट है। ये बजट अद्भुत, अभूतपूर्व, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया था। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का ये बजट है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, गरीब कल्याण हमारा संकल्प। ये गरीबों के कल्याण का बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट में पीएम मोदी के भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया गया है। साथ ही बजट में सभी वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवान और बच्चों का, समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पिछले साल से 18% बढ़ा है। इस साल हम 56,256 करोड़ से ज़्यादा इंफ्रा पर खर्च करेंगे, अधोसंरचना पर खर्च करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मध्य प्रदेश $550 बिलियन की इकोनॉमी बनेगा और इसलिए चाहिए पूंजीगत व्यय, और इसलिए पूंजीगत व्यय अप्रत्याशित रूप से इस बजट में बढ़ाया गया है। एक और जन जन के लिए जन औषधि, इसी मूल मंत्र के साथ 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस की शुरुआत 1 मार्च से एक अभियान के रूप में की गई है। इस जन जागरूकता अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय से जन औषधि जन चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जन औषधि जन चेतना रथ देश के 6 राज्यों के 10 शहरों में लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई जन औषधि परियोजना और केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती और अच्छी दवाइयों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस जन औषधि जन चेतना रथ को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में जन औषधि परियोजना के माध्यम से 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोला है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। जन औषधि केंद्रों पर डायबिटीज, दिल की बीमारी की दवा के साथ ऑक्सीमीटर तो सस्ती मिलती ही है, बल्कि सैनिटरी पैड भी महज ₹1 में मिलता है। जन औषधि केंद्रों का विस्तार शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। जनता जन औषधि केंद्र पर क्वालिटी और सस्ती दवाएं मिले, उसके बारे में जन जागरण हो। जन औषधि मित्र के रूप में
लोग जन औषधि मित्र बन के उसका प्रचार प्रसार करें, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित हो। जन औषधि केंद्र के द्वारा महिलाओं के लिए ₹1 सैनिटरी पैड उपलब्ध किया जा रहा है, उसके लिए महिलाओं में भी जागृति आए। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत 1 मार्च को जन औषधि जन चेतना अभियान, 2 मार्च को जन औषधि प्रतिज्ञा यात्रा, 3 मार्च को एक कदम मातृशक्ति की ओर, 4 मार्च को जन औषधि बाल मित्र, 5 मार्च को जन आरोग्य मेला आयोजित होगा। 7 मार्च को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन होगा। जन औषधि ने बीते 8 वर्षों में जरूरतमंदों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत के खिलाफ इंदौर में शुरू हुए तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट पर 156 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशन ने 96 रन जोड़े। लाबुशन को 31 के स्कोर पर बोल्ड कर इस साझेदारी को रविंद्र जडेजा ने तोड़ा। उस्मान ख्वाजा भी 60 रन बनाकर जडेजा का ही शिकार बने। इससे पहले भारतीय टीम की पहली पारी सिर्फ 109 रन पर सिमट गई। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का पहला विकेट कप्तान रोहित शर्मा के रूप में गिरा। वे 12 रन बनाकर कुहनन की गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल भी 21 रन बनाकर कुहनमैन का ही शिकार बने। चेतेश्वर पुजारा 1 रन बनाकर लियो की गेंद पर बोल्ड हुए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी भारतीय टीम 109 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली ने टीम के लिए सबसे अधिक 22 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू कुहनमैन ने 5 और नेथन लियो ने 3 विकेट लिए। इस मैच के लिए केएल राहुल और शमी को बाहर किया गया और शुभमन गिल और उमेश यादव को मौका दिया गया। पहले दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिन भर की सुर्खी